Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcomes you on YouTube channel Way to JRF. यहाँ से हम नया प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें हम UGC नेट JRF TGT PGT एंड होम साइंस से रिलेटेड और भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब के लिए ये बेनिफिशियल होगी। यहाँ से हम इसमें नए क्वेश्चंस होंगे और ये नया प्रैक्टिस सेट यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड आप टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे सारे PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। एंड टेलीग्राम ग्रुप में डेली शाम को क्विज़ होते हैं एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से आप क्विज़ को डेली अटेंड कर सकते हैं। तो ये सारी क्लासेस और टेलीग्राम ग्रुप पे जो क्विज़ हैं ये सभी चीज़ें फ्री है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट या कोई भी मनी पे नहीं करना है। ये सारे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास का प्रथम चरण कौन सा है? सबसे फर्स्ट स्टेज कौन सी है ह्यूमन डेवलपमेंट की? तो ऑप्शंस क्या हैं? जाइगोट, इन्फेंसी, एडोलसेंट या एडल्टहुड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज मीन्स वेरी फर्स्ट स्टेज, सबसे पहली फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहली स्टेज कौन सी है ह्यूमन डेवलपमेंट की? तो आंसर हो जाएगा जाइगोट, क्योंकि जब ओवम एंड स्पर्म मिलेंगे तभी तो बनेगा जाइगोट और यहीं से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट। तो ये जाइगोट फर्स्ट हो जाएगा। जाइगोट के बाद फिर नियोनेट स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, एडल्टहुड, एडोलसेंस, ये सब बाद में आते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली ऑप्शन देते नहीं हैं, बट अगर आपको इसके साथ या कोई और भी ऑप्शंस के साथ अगर जाइगोट दिया है तो आपको सही आंसर जाना है जाइगोट के साथ। तो हम फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज जाइगोट। नेक्स्ट इज ग्रोथ रिफर्स टू चेंजेस। हमने 2 वर्ड पढ़े हैं, एक तो ग्रोथ और दूसरा डेवलपमेंट। अगर आपने देखा हो तो हमने जो पहले अभी थ्योरी की जो डिटेल्ड वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हमने सबसे पहला लेक्चर स्टार्ट किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो अगर डिटेल में पढ़ने के लिए आप वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम डिटेल में और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमने उसमें डिस्कस किया है। तो वहाँ से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको, उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ है तो ये क्वांटिटेटिव चेंज है। मीन्स ग्रोथ मीन्स बॉडी बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। और ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव चेंज है। और अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो वो है क्वालिटेटिव चेंज, क्योंकि डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें हमारे अंदर क्वालिटीज़ डेवलप हो रही हैं, बट इनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये क्वालिटेटिव है। और जिसको हम मेज़र कर सकते हैं जैसे 1 kg, 1 ग्राम और 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, या जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं वो आता है क्वांटिटी में। तो ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज़ एबनॉर्मली हाई, मीन्स ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल वो हाई हो रखा है, व्हाट इज़ रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज। तब पैंक्रियाज से क्या रिलीज़ होता है? तो हमने पढ़ा है कि पैंक्रियाज से 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एक तो अल्फा ग्लूकागॉन, दूसरा इंसुलिन। तो जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई होता है तब जो पैंक्रियाज से रिलीज़ होता है वो होता है इंसुलिन। और इंसुलिन क्या काम करता है? जब ब्लड में शुगर लेवल हाई है या ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई है, इंसुलिन पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज़ होता है जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम करता है। हमने पढ़े क्या? एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन जो है ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल हाई है उसको कम करने का काम कर रहा है, और यही जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बिल्कुल कम हो गया और उसके बाद जब बिल्कुल कम हो गया तो उसको फिर एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करने के लिए, या ब्लड में फिर से एनर्जी की ज़रूरत है, या ब्लड में फिर से ग्लूकोज ज़्यादा करने की एनर्जी की नीड है, बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो वो क्या काम करता है? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है और इंसुलिन जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट काम करते हैं। इंसुलिन काम करता है
ग्लूकोज को कम करने का, और ग्लूकागोन काम करता है ग्लूकोज को बढ़ाने का, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनीमिया कॉज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी। B12 की डेफिशिएंसी से कौन सी एनीमिया होती है? तो ऑप्शंस है मेगेलोब्लास्टिक, परनीसियस, सिकल सेल एनीमिया या ऑल द अबव। तो ये सभी जो टाइप दिए हुए हैं ये सभी एनीमिया के टाइप हैं, बट ये डिफरेंट डेफिशिएंसी से या डिफरेंट रीज़न से होते हैं। जैसे अगर हम बात करें B12 डेफिशिएंसी से तो उससे होती है परनीसियस एनीमिया, और अगर हम बात करें मेगेलोब्लास्टिक तो हमने पढ़ा है फॉलिक एसिड। तो जब फॉलिक एसिड की कमी होने लगती है तब मेगेलोब्लास्टिक होती है, जब B12 की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होती है वो परनीसियस एनीमिया होती है। एक होती है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ऐसे ओवल शेप में होती हैं। सिकल मीन्स हमने पढ़ा है हंसिया, तो ये जो सेल्स हमारी ऐसे होने लगती हैं, इनमें यहाँ पे कॉर्नर्स बन जाते हैं। ये कॉर्नर दूसरी ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं, जिससे ब्लड सेल्स जो हैं वो अपनी लाइफ, जो उनकी लाइफ ड्यूरिंग लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का, उससे पहले ही डैमेज होने लगती हैं और डेड होने लगती हैं, जिससे जब ब्लड सेल्स डेड होने लगेंगी तो हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा और यहाँ से सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। तो B12 डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होती है उसको हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड कंट्रोवर्शियल फ्लेवर इन्हेंसर इज। मोस्ट वाइडली यूज्ड कंट्रोवर्शियल फ्लेवर इन्हेंसर, जो फ्लेवर को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसमें कंट्रोवर्सीज भी है कि इसको यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला विवादास्पद स्वाद बढ़ाने वाला कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है या मटेरियल है, तो वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको MSG भी बोलते हैं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये मोनोसोडियम ग्लूटामेट कई सारी कंट्रीज़ में बैन है, क्योंकि इसकी वजह से BP प्रॉब्लम्स और स्वेटिंग प्रॉब्लम्स, स्वेलिंग, ये सब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, इसकी वजह से इसको कहीं बैन कर दिया गया है। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है ये फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, फूड में फ्लेवर को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये कई सारी कंट्रीज़ में बैन भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोवर्शियल फ्लेवर इन्हेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट टू असेस PEM। PEM मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन इन अर्ली स्टेज। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का आकलन करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शंस है बायोकेमिकल टेस्ट, एंथ्रोपोमेट्री, पैथोलॉजिकल टेस्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एंथ्रोपोमेट्री टेस्ट। एंथ्रोपोमेट्री में क्या करते हैं, जो भी चाइल्ड है या चिल्ड्रन है उनका हाइट, वेट, ये सब मेज़र करते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं कि बच्चे में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो नहीं है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर आपके आसपास कहीं आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे बच्चों का रेगुलर चेकअप होता है, वहाँ पे उनका वेट देखते हैं, हाइट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बच्चा मतलब वो प्रॉपरली नरिश्ड है या माल नरिश्ड है या सीवियर माल नरिश्ड है, तो वहाँ से ये देखते हैं। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आंगनवाड़ी सेंटर्स पे कौन से बच्चे आते हैं, 3 से 6 साल वाले बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे हमने बात क्या की है अर्ली स्टेज में। तो अर्ली स्टेज में जो बेस्ट सबसे आसान तरीका है देखने के लिए कि बच्चों में PEM तो नहीं है, तो उसके लिए जो टेस्ट यूज़ करते हैं वो होता है एंथ्रोपोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राई हीटिंग मेथड। हमने 2 हीटिंग मेथड पढ़े हैं, एक तो ड्राई हीटिंग मेथड, दूसरा मॉइस्ट हीट मेथड। तो हम ड्राई हीटिंग मेथड की बात करते हैं, तो जो ड्राई हीटिंग मेथड मीन्स जहाँ पे पानी या मॉइस्चर यूज़ नहीं किया जाता है उसको हम बोलते हैं ड्राई हीटिंग मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ब्रॉयलिंग। जो ब्रॉयलिंग है ये ड्राई हीट मेथड है, इसमें फूड को कुक करते टाइम पानी यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी है ब्लांचिंग, स्टूइंग, पोचिंग, ये सभी मॉइस्ट हीट मेथड हैं, इनमें कुकिंग के टाइम पानी या फिर मॉइस्चर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने 2 लॉज पढ़े हैं, एक तो सेफेलोकॉर्डियल सीक्वेंस या फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। कहीं कहीं पे सीक्वेंस लिखा होता है, कहीं कहीं पे लॉ लिखा होता है। तो ये दोनों ह्यूमन डेवलपमेंट के सीक्वेंस हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट के दोनों लॉ हैं। सेफेलोकॉर्डियल में
जिसमें हेड से लेकर टो तक डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेफेलोकॉर्डियल सीक्वेंस। और यही जब सेंटर से लेके पेरीफेरी तक जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। मीन्स हेड से टो तक जो डेवलपमेंट है वो है सेफेलोकॉर्डियल सीक्वेंस। जो सेंटर से पेरीफेरी या सेंटर से जो आउटसाइड की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द सेफेलोकॉर्डियल सीक्वेंस एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, ये दोनों ह्यूमन डेवलपमेंट के लॉ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अंडर प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में हमने क्या पढ़ा है कि जो इधर पेरीफेरी से आउटसाइड की तरफ जो डेवलपमेंट होता है, मीन्स जिसमें हैंड डेवलपमेंट होता है, सेंटर से लेके हैंड में जो डेवलपमेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या हो जाएगा? फ्रॉम सेंटर टू आउटसाइड, अंदर से केंद्र से बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ये फ्रॉम हेड टू टो, ये सेफेलोकॉर्डियल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल इज इंश्योर्ड फॉर 100 days इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसमें बात कर रहे हैं कि जो ग्रामीण लोगों को 100 दिनों के लिए रोजगार जो है, सुनिश्चित रोजगार दिया जाता है, वो क्या है? ये है नरेगा, जो कि उसको 2009 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। इसमें मीन्स महात्मा गांधी। और अगर हम नॉर्मली नरेगा की बात करें तो ये 2006 में आया था, इसको दोबारा रीनेम किया गया 2009 में। तो नरेगा या फिर मनरेगा में जो है, जो भी गांव के लोग हैं जो उनको अपने ही गांव में एक साल में मीन्स 365 दिन में 100 दिन का कंफर्म रोजगार, उनको अपने ही गांव में 100 दिन का काम जो है वो सरकार देगी। ये आता है नरेगा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंटल स्टेज। इनमें से कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है? तो इनमें से डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी नहीं है? प्रीनेटल, पोस्टनेटल, एडोलसेंस या फ्यूज़न। तो अगर हम बात करें तो प्रीनेटल भी डेवलपमेंटल स्टेज है, पोस्टनेटल भी डेवलपमेंटल स्टेज है, एडोलसेंस भी डेवलपमेंटल स्टेज है। बचा क्या? फ्यूज़न। फ्यूज़न जो है ये डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है। फ्यूज़न के बाद से जितनी भी स्टेजेस स्टार्ट होंगी वो डेवलपमेंटल स्टेज होंगी। फ्यूज़न में जब ओवा और स्पर्म जब मिलेंगे उसके बाद जहाँ से ये हो गया फ्यूज़न, तो ये डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है। इसके बाद होगा क्या? जाइगोट, जो कि ये एक डेवलपमेंटल स्टेज है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है, तो जो फ्यूज़न है ये डेवलपमेंटल स्टेज नहीं है। नेक्स्ट है, द फूड आइटम इज़ नोन फॉर एक्टिंग एज अ गुड बफरिंग एजेंट। गुड बफरिंग एजेंट के रूप में काम करने वाला कौन सा फूड आइटम है? तो अगर हम बफरिंग एजेंट पढ़ने के लिए देखो, एक हम बात करते हैं पीएच की, तो 14 स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से। और न्यूट्रल कहाँ पे होती है? न्यूट्रल पीएच 7। मीन्स 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच है। यहाँ पे ना एसिड होता है ना बहुत ज़्यादा बेसिक होता है। और अगर हम बात करें 14 की, तो 14 ये यहाँ पे बेसिक होता है। जैसे जैसे कम होते आएंगे यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, उससे भी जब कम आएंगे तो यहाँ पे ये एसिडिटी होती है, एसिड होता है। तो जब अगर हम बात बफरिंग एजेंट की बात कर रहे हैं जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करता है, अगर एसिडिक कंडीशन है, इस स्टेज में कोई बफरिंग एजेंट दे रहे हैं तो वो बेसिक की तरह काम करेगा और एसिड और बेस मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर बेसिक कंडीशन में उसको हम दे रहे हैं तो वो बेसिड, तो जो बफरिंग एजेंट है वो एसिड की तरह काम करेगा और यहाँ पे कंडीशन को न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे कभी कभी एसिडिटी होती है तब जो मेडिसिन देते हैं उसमें बेस की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, जो कि पेट में पहुँच के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है और एसिडिटी ठीक हो जाती है। ऐसे ही कभी कभी अगर पेट में बेसिक मीडियम हो रहा है तब जो टैबलेट देते हैं उसमें एसिड ज़्यादा होता है, वो पेट में जाके एनवायरनमेंट को बराबर कर देता है। तो ये क्या है? बफरिंग एजेंट, जो एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेसिक की तरह भी काम करते हैं, इनको हम कहते हैं बफरिंग एजेंट। और जो कि है मिल्क जो है एक अच्छा बफरिंग एजेंट है जो कि एसिड और बेसिक दोनों का काम करता है। नेक्स्ट को, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा
एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये सारे PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। विच थ्योरी इज़ नॉट फाउंडेड बाय सिगमंड फ्राइड, इनमें से कौन सी थ्योरी सिगमंड फ्राइड की नहीं है। यहाँ पे थ्योरीज कौन कौन सी हैं, साइको एनालिसिस थ्योरी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, साइकोसोशल थ्योरी। इसमें से सिगमंड फ्राइड की थ्योरी कौन सी नहीं है, तो जो साइकोसोशल थ्योरी है ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी नहीं है। ये तो हो गया क्लियर कि जो साइकोसोशल थ्योरी है ये सिगमंड फ्राइड की नहीं है। तो ये फिर है किसकी, ये आपको बताना है कमेंट करके कि जो साइकोसोशल थ्योरी है ये किसकी है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। बाकी बची कौन सी दो, साइको एनालिसिस, साइकोसेक्सुअल, ये दोनों सिगमंड फ्राइड की हैं, बट साइकोसोशल जो है ये सिगमंड फ्राइड की नहीं है। तो ये किसकी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है अ क्लियर फ्लूइड डाइट सप्लाई। एक क्लियर फ्लूइड डाइट मीन्स जो सिर्फ लिक्विड है, क्लियर लिक्विड मीन्स उसमें कुछ भी ऐड नहीं है, हम बोल सकते हैं बार्ले वाटर, ठीक है, बार्ले वाटर है, तो ये है क्लियर लिक्विड फ्लूइड डाइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कैलोरीज होते हैं सिर्फ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देयर मस्ट बी अल्टरेशन बिटवीन एक्टिव प्ले एंड, यहाँ पे सक्रिय खेल के बीच में परिवर्तन होना चाहिए। मीन्स अगर हम अपने पूरे दिन की एक्टिविटी प्लान करते हैं तो अगर हमने एक एक्टिविटी कुछ हाई एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी रखी है तो उसके बाद जो दूसरी एक्टिविटी होगी वो लो एनर्जी कंज्यूमिंग होगी, मीन्स एक एक्टिव एनर्जी। ऐसे ही अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो जो छोटे बच्चे के लिए हम एक्टिविटी प्लान करते हैं तो पहले उसने अगर एक्टिव प्ले मीन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जी कंज्यूमिंग खेल वो खेल रहा था, तो उसके बाद जो हम उसकी सेकेंड एक्टिविटी प्लान करेंगे वो होगा इंडोर एक्टिविटी, जहाँ पे बच्चा बैठ के मेंटल एक्सरसाइज उसके लिए हम प्लान करेंगे, जिसमें वो बाकी फिजिकल एनर्जी का जो वो कम कंज्यूम हो, बाकी मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा, उसमें मेंटली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। तो एक्टिव प्ले के बाद क्वाइट प्ले मीन्स एक्टिव मीन्स हाई एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी, उसके बाद क्वाइट प्ले मीन्स जहाँ पे एनर्जी को कंजम्पशन जो है वो कम हो। तो ऐसे ही एनर्जी हम बोल सकते हैं कि जो भी अपना शेड्यूल हम प्लान कर रहे हैं या बच्चे के लिए हम कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, तो पहले एक्टिविटी अगर हाई एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी थी तो उसके बाद जो हम अगली एक्टिविटी प्लान करेंगे वो लो एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट है एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट आर। तो एटीट्यूड, फीलिंग एंड इंटरेस्ट ये क्या हैं, तो ये होती है हमारी अफेक्टिव कंपोनेंट। एटीट्यूड, फीलिंग एंड इंटरेस्ट ये हमारे अफेक्टिव हैं, मीन्स प्रभावी घटक हैं। और अगर हम बात करें कॉग्निटिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव मीन्स जहाँ पे मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कॉग्निशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। टेम्पोरल जो मीन्स एक टाइम सीक्वेंस से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरल कंपोनेंट। उसके बाद फिजिकल कंपोनेंट मीन्स जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है, जहाँ पे फिजिकली चीज़ें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल कंपोनेंट। और जो हमारी एटीट्यूड्स हैं, फीलिंग्स हैं, इंटरेस्ट हैं, ये क्या है, ये है अफेक्टिव कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ द पार्ट ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी। साइको एनालिसिस थ्योरी ये सिगमंड फ्राइड की है, तो इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो साइको एनालिसिस थ्योरी का है, इद, ईगो, सुपर ईगो। तो ये तीनों पार्ट जो हैं साइको एनालिसिस थ्योरी के हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ईगो हेल्प इन सेंस ऑफ, अहंकार किस अर्थ में मदद करता है। हमने पढ़ा है ना, इद, ईगो एंड सुपर ईगो, इसमें एक रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, एक इमेजिनेशन पे काम करता है, एक मोरल वैल्यूज़ पे काम करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईगो की, तो ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। अब आपको आंसर देना है कि जो इद है, इद कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आपके पास क्वेश्चन हो गए दो, एक तो साइको सोशल थ्योरी किसने दी है, उसके बाद जो इद है ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि ईगो की अगर हम बात करें तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, इद कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये दोनों आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, जब भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी प्रैक्टिस सेट नंबर 2, हम इसमें क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, इद किस पे काम करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट वॉट स्टेज या एट वॉट एज डज सुपर ईगो डेवलप। जो सुपर ईगो है ये कौन सी एज में
डेवलप होता है, कौन सी एज में इसका विकास होता है। तो इसको हमने पढ़ा है कि जो एज 4 to 5 है, 4 to 5 ईयर की एज में सुपर ईगो का विकास होता है। और सुपर ईगो किस पे काम करता है? ये मोरल वैल्यूज़ पे काम करता है, जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं, उन वैल्यूज़ पे काम करता है सुपर ईगो। और ईगो जो है वो काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे। इद किस पे काम करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट, डिसेबिलिटी इन रीडिंग इज़ कॉल्ड। जब पढ़ने में दिक्कत होती है या पढ़ने की क्षमता है, अगर प्रॉपर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है वर्ड्स को देख के और वो कंफ्यूज हो रहा है, तो ये कौन सी डिसेबिलिटी है? तो डिसेबिलिटी इन रीडिंग इज़ डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चा जो है प्रॉपर पढ़ नहीं पाता है। और जब लिखने में दिक्कत होती है उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। हीमोफीलिया मीन्स जब ब्लड कोआगुलेट नहीं करता है, इसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया। एफेजिया मीन्स लैंग्वेज डिसऑर्डर, जब बच्चा प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, पर्सन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं कर पाता है, तो उसको हम बोलते हैं एफेजिया। और यहाँ पे हमने क्या पूछा गया है? रीडिंग डिसेबिलिटी, तो वो है डिसलेक्सिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो आपको 2 क्वेश्चन हैं, एक तो साइको सोशल थ्योरी किसने दी और इद जो है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। और आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हमने मेनली जो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी की बात की है, तो उसका डिटेल वीडियो जो है वो चैनल पे पहले से प्रेजेंट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको डिटेल में वीडियो पढ़नी है तो वहाँ से वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एंड वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।